बच्चों से पूरा 12 महीने की फीस ले रहे हो, ठीक है। टीचर को आप 8 महीने काम करने दे रहे हो, क्यों भाई? सर हम 15,600 पे काम कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हम कहलाते हैं और 15,600 जो कि शायद एक पीएन का जो डीसी रेट होता है उससे भी कम होगा। ये एक्सटेंशन है या फिर ये टेम्परेरी है या फिर ये मतलब सर पता नहीं किस किस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। हमें तो आज तक यही नहीं पता कि हमारा नाम क्या है। एक वक्त ऐसा था जब देश गुलाम हुआ करता और उस समय जद्दोजहद है वो आज़ादी की लड़ाई की थी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी रहे हैं उस आज़ादी की जंग में शिक्षा की अलख जगाने की कोशिश वो कर रहे थे। ऐसे ही सेठ छाजूराम हुए हैं। लगभग 1930 के आसपास हिसार में जाट स्कूल के नाम से एक संस्था उन्होंने बनाई और इस एरिया के लोगों को शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार है करने का काम उन्होंने किया। बाद में देश आज़ाद हुआ, हरियाणा और पंजाब अलग हुए 1966 में और 1967 की एक घड़ी वो भी आई जब इस स्कूल ने कॉलेज का आकार लिया। बहुत सारे लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो इस स्कूल से पढ़े हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के वो प्रशासनिक सेवा में हैं तो कोई राजनीति में अपने हाथ आजमा रहा है। वो लोग जाकर के देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज एक संकट आन पड़ा है। संकट इस प्रकार से है कि इन बच्चों को देश और विदेश में पहुंचाने वाले गुरुजी ही अपने रोजगार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाट कॉलेज हिसार का ये मामला है। लगभग 3 दिन से यहाँ जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक ही झटके में एक कलम से 112 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। कल रात को पता चला कि पुलिस ने इनके धरने को ख़त्म करने के लिए कॉलेज कैंपस से आनन फानन में इनको निकाल दिया गया। काफ़ी संख्या में महिलाएं इनमें शामिल हैं और बताया जा रहा है कि इनके बच्चे भी इनके साथ में थे। बातचीत हम इनसे करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मसला क्या है। मैम, किस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, बताएं एक बार। देखिए, ये घटनाक्रम शुरू होता है 8 फरवरी को सुबह शुरू होता है और जब हम यहाँ अराइवल अपने सिग्नेचर करने आते हैं सभी स्टाफ मेंबर्स, तो हमें बताया जाता है अंदर पहुँचते ही कि आपका ऑफ है, रिलीविंग वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। हमें समझ नहीं आता, ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, बड़ा हैरत अंगेज़ था कि अचानक आप कोई 100 किलोमीटर से कोई 150 किलोमीटर से आ रहा है और ऑन द स्पॉट आपको ये पता चले कि आपका ऑफ है। अब पहले तो ऑफ का स्पष्टीकरण हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मिड सेशन में ऑफ होने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि 56 जो केसेस हैं वो अभी कोर्ट के थ्रू हमें स्टे भी है। तो अगर स्टे के दौरान भी स्टे की आप अवमानना कर रहे हैं, पहली बात साफ साफ अवहेलना है, ये कोर्ट की अवहेलना है, ठीक है। आप कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास ऑर्डर है कि कंटिन्यूएशन इन जॉब। दूसरी बात, ऑफ का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, या तो रिलीविंग वर्ड यूज़ होता है, रिलीव आप कर नहीं सकते मिड सेशन में। फिर 2 दिन पेंडिंग है इंटरनल असेसमेंट के, कहा जाता है कि आप हैं भी ऑफ और ऑफिशियल ड्यूटीज़ भी कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें कैसे संभव हैं? यहाँ स्टूडेंट्स हमारे साथ परेशान क्यों हैं कि अगर इंटरनल इनको नहीं दी गई तो ये वैसे भी फेल है। तो अब ना तो हमें कॉलेज प्रशासन ये स्पष्टीकरण दे रहा है, हम खुद ही सदर में लटके हुए हैं कि आखिर वो हमें कुछ क्लैरिफिकेशन तो करे। तो ये सभी के लिए बड़ा ही मैं कह सकती हूँ कि असहनीय सा एक काम हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। तो कितने पुराने कर्मचारी आप लोगों में से है? कितने साल से? कर्मचारी यहाँ जी 20 साल पुराने भी हैं, 10 साल भी हैं, 15 साल भी हैं, सभी अपने अलग अलग कार्यकाल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो किस प्रकार नियुक्ति आपकी होती है? कितना आपको टाइम, समय सीमा निर्धारित की जाती है? कैसे प्रोसेस होता है आपके सिलेक्शन? 2019 से पहले ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता था, एकेडमिक ईयर के लिए आपको हायर किया जाता था। अगर आपका जो एकेडमिक सेशन है अगर वो जुलाई में शुरू हो रहा है तो ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ये होता है कि आपका 31 मार्च को हो रहा है ऑफ या अप्रैल में ऑफ हो रहा है, उसी तरीके से आपको रिलीविंग दी जाती है। और एकेडमिक सेशन का मतलब है कि 1 साल, अगर उसमें सेमेस्टर भी इंक्लूड है तो भी पूरा सेशन आपका कंटिन्यूएशन रहेगा और जब सेशन ऑफ होगा तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो अभी एक ही सेमेस्टर ऑफ नहीं हुआ है और उसमें आपको रिलीविंग दे दी गई। अच्छा, अब बात आती है आपके प्रश्न की। 2019 से तो कोई एलिजिबल है, नॉन एलिजिबल है, सारे ही 112 के 12 स्टाफ मेंबर्स हम कंटिन्यूएशन में काम कर रहे हैं और रिलीविंग किसी की भी नहीं हुई। टोटल कितने कर्मचारी इसमें हैं, कितने प्रोफेसर हैं जिनके सहारे ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर खड़ा है आपका, जो बच्चे पढ़ते हैं?
कितनी संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स हैं? यहाँ देखिए लगभग अगर हम परमानेंट को भी इसमें इंक्लूड करें तो 150 के करीबन स्टाफ है। इसमें से 112 मेंबर आपके नॉन परमानेंट हैं, एक्सटेंशन बेस्ड हैं, ठीक है। 5000 से ऊपर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य अब लटका हुआ है। तो मान लीजिए कि 150 में से 112 को हटा दिया गया तो कुल बचे लगभग 30 से 40 के आसपास लोग और 5000 से ज़्यादा बच्चे, तो कैसे काम चलेगा? अब इसका तो अगर जवाब है शायद इस परिस्थिति में, अगर मैं कहूँ तो इसका जवाब मुझे लगता है कि हमारी प्रिंसिपल महोदया बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगी, क्योंकि अगर मैं जवाब देती हूँ तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में तो आप समझ सकते हैं कि काम चलेगा कैसे, काम चल ही नहीं सकता है। तो उसका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं कि मैडम बताइए काम कैसे चलेगा। चलिए आपका जवाब दे दें। जब आपने बोला कि एक सेशन के लिए आपकी नियुक्ति होती है तो अगला सेशन कैसे होता है? दोबारा से ज्वाइनिंग आपकी करवाई जाती है रिलीव करके? हाँ जी, पहले 2019 से पहले हर साल इंटरव्यू होते थे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि 2019 से ये प्रक्रिया बंद है। कोई इंटरव्यू नहीं होते, आपको कंटिन्यूएशन में है, रिलीविंग है ही नहीं। सर उसमें क्या है कि हम 52 लोगों ने ऑलरेडी कोर्ट में केस डाला हुआ है, ठीक है, और कोर्ट के थ्रू हमें स्टे मिला हुआ है कि आप इनको कंटिन्यू करो जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती। इसका आधार क्या था आप लोगों? इसका आधार यही था कि हमें इतने साल हो गए, मेरे को खुद को 12 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। सर हम हर साल इंटरव्यू देते थे, हर साल हमें इंटरव्यू फेस करना पड़ता था। तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी हम मतलब कितना एक हैरेसमेंट होता है कि आप हर साल आ रहे हो इंटरव्यू देने। आपने एक बार पूछ लिया हम कॉन्टीन्यूटी में है तो कम से कम जो पुराने आ रहे हैं आप उनसे तो ना लो भाई, आप उनको तो एज इट इज़ कंटिन्यू करो। हमारा यही था सर। बीच में 3 महीने आप बच्चों से पूरा 12 महीने की फीस ले रहे हो, ठीक है, टीचर को आप 8 महीने काम करने दे रहे हो, क्यों भाई? बाकी के 4 महीने वो टीचर कहाँ जाए, उसका घर कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे मुद्दे से सर हमने कोर्ट में गए, क्योंकि हमने मैनेजमेंट से काफ़ी बातें की, सब किया सर, कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर हम कोर्ट पे गए, कोर्ट ने हमारी बात सुनी, क्योंकि सेम गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चर का हुआ था एक्सटेंशन वालों का, उन्होंने हमें स्टे दिया और कॉन्टीन्यूटी के ऑर्डर दिए जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती। 2019 से हम कॉन्टिन्यू है सर, और अब यहाँ कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है और पूरी तरह से अवमानना करके सेकंड कंटेम्प्ट हमने डलवाया है सर। उसके बावजूद भी आज हम यहाँ पे रोड पे हैं। सैलरी, अगर सैलरी की बात करें, जिस तरीके से सैंक्शन पोस्ट हैं, क्या उतना ही वेतन आपको मिलता है या फिर कम है? सैलरी की तो अगर आप बात करोगे तो आपको सुन के शायद हमसे ज़्यादा शर्मिंदगी हो। जब आपको सुन के शर्मिंदगी होगी तो हमें तो बताने में तो आप, और हम झेल रहे हैं 11 सालों से सर। हम 15,600 पे काम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हम कहलाते हैं, और 15,600 जो कि शायद एक पीएन का जो डीसी रेट होता है उससे भी कम होगा। तो एक समान काम समान वेतन, इस तरीके की कुछ चीज़ें मार्केट में आती हैं, सरकारें दावा करती हैं, क्या वो यहाँ इस तरीके से लागू नहीं होती? गुरुजन पे इस तरीके की चीज़ें लागू नहीं होती? समान काम समान वेतन का हमारे पास ऑर्डर है, मैं कहो तो उसकी कोर्ट की कॉपी दिखा सकती हूँ, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है वो ये कहते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं। मतलब उन्होंने उस चीज़ को मानने से ही इनकार कर दिया कि हम अपने आप में अपनी सरकार हैं। हम नहीं मानते इस बात को, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो सर उनके अपने रीज़न हैं। मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया है, इलेक्टेड मैनेजमेंट यहाँ पर है, कॉलेजियम से चुन करके लोग आते हैं, सदस्य हैं, वो कॉलेजियम को बनाते हैं। क्या उनका रवैया जो था आपके प्रति वो ठीक था, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद कुछ चीज़ों में बदलाव आया आपको? अभी फ़िलहाल 2 साल से मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। मैनेजमेंट को डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि कोविड में नहीं हो पाई इलेक्शन हुए सर। उसमें क्या हुआ कि कुछ इलीगल तत्वों की वजह से वो भंग कर दिए गए, तो कोई यहाँ पर मैनेजिंग पावर नहीं थी। तो गवर्नमेंट के नॉलेज में गए तो उन्होंने एडीसी को हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। एडीसी सर ने आज चार्ज लिया है सर, आज ही हम उनसे मिल के आए हैं, हमारी उनसे बात हुई, हमने सारा मामला उनके सामने रखा है। उन्होंने यही कहा है कि अभी मैं पूरे मामले को समझ के और जितना जल्दी हो सकता है आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। इतना कोई समय सीमा उन्होंने निर्धारित की हो कि इतने टाइम का मुझे वक्त दीजिए? कोई समय सीमा नहीं थी, उन्होंने कहा कि मुझे वक्त चाहिए और जैसे ही मुझे पूरा मैटर समझ आ जाएगा मैं आप लोगों के बीच आके आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। रात को क्या हुआ था, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ से निकाला गया? सर रात को हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से धरना कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि सर हम पहले कॉलेज कैंपस के अंदर थे, तो रात को भी हमारा था, और इसमें मैडम ने ये कहा कि आप रात को कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हो सकता है सर वो सही भी हूँ। उन्होंने एफआईआर कटवाई और हमारे पुलिस की मदद से सबको बाहर फिकवा दिया। सर अब इसमें एक दिक्कत ये है कि आप कहीं भी ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी जाएं, अब हम सारी लेडीज़ हैं, यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है। भाई एक छोटी सी ह्यूमैनिटी को अगर आप देखें तो बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहाँ जाएगी? तो उन्होंने कॉलेज गेट को लॉक करवा दिया, हमारा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। हम पूरी रात से सर यहाँ पे हैं। कोई बात नहीं, हम करेंगे सर, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, हम बाहर करेंगे। फैमिली मेंबर और बच्चे भी आपके साथ? बिल्कुल सर, वो कहाँ जाएंगे? जब हमारे साथ में हस्बैंड है, छोटा सा बच्चा है, उसको कहाँ छोड़ के आएंगे? वो भी हमारे साथ बैठे थे रात को यहाँ पे। आगे क्या?
क्या आप किस तरीके का इनिशिएटिव आप इससे लेंगे, किस तरीके की रणनीति आपकी रहेगी? प्रशासन से बातचीत जो चल रही है वो पैरेलल अलग है, क्या फैसला क्या लिया? सर हमारा तो यही है, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, हर लेवल के पास जहाँ तक भी हम जा सकते हैं जाएंगे। सर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और असेसमेंट अभी बाकी है, और जब तक टीचर असेसमेंट नहीं देगा बच्चा पास नहीं हो सकता। तो 7,000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सोल्व हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सर हम कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम यहीं बैठेंगे। चाहे पॉलिटिकल इंटरफेयर की ज़्यादा होती है इस तरीके की संस्थाओं में, प्रदेश भर में अलग अलग संस्थाएं जो फैली हैं उनमें क्या इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी आपको दिखाई दी है? सर हमें तो, हम ना किसी को जानते हैं, हम सीधे साधे शिक्षक हैं, हमारा काम है सिर्फ कॉलेज आना, 9 बजे हम आए, अपनी क्लास ली, 2:30 बजे हम यहाँ से चले गए। हमें तो पता ही नहीं था कि कौन है क्या है, अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सर हमें आधी चीज़ें तो हमें ही समझ नहीं आ रही, क्योंकि कभी इस लेवल की बातें देखी ही नहीं थी। एक सवाल मेरा था, जो सैंक्शन पोस्ट पर यहाँ बैठे लोग हैं उनकी सैलरी क्या होगी? जैसा आपने बताया कि 15,200 में आपसे जो काम लिया जा रहा है, उनका कितना अंतर आपका उनमें से? सर वो हैं 2-2.5 लाख के आसपास वो यहाँ पे ले रहे हैं। ये माने कि 2 लाख से प्लस लेने वाला और 15,200 लेने वाला एक ही तरीके का काम करेगा और 15,200 भी सिक्योर नहीं है? नहीं है सर, सेम काम करते हैं। यूजीसी के जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए सेम होते हैं, तो वो जो उनके लिए वो हमारे लिए 5.5 घंटे का स्टे उनका है, 5.5 घंटे का स्टे हमारा। जितनी भी ड्यूटीज़ आती हैं सब हम करते हैं, सब फॉलो किया जाता है। 4 पीरियड हमारे परमानेंट स्टाफ लेता है, 4 ही पीरियड हमें दिए जाते हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो वो करते हैं और हम नहीं करते हैं, बिल्कुल रूल रेगुलेशन सेम है। लेकिन जब भी रिवार्ड्स की बात आती है, जब भी कुछ देने की बात आती है, फिर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि ये एक्सटेंशन है या फिर ये टेम्परेरी है या फिर ये, मतलब सर पता नहीं किस किस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। हमें तो आज तक यही नहीं पता कि हमारा नाम क्या है, हम गेस्ट हैं, हम एक्सटेंशन है या फिर हम टेम्परेरी हैं, पता नहीं मतलब क्या हम अपने लिए यूज़ करें, यही समझ नहीं आ रहा। शुक्रिया मैम। तो ये CRM जाट कॉलेज हिसार का मामला था जो हमने आपको बताया है। बड़ी कमाल की बात है कि एक व्यक्ति यहाँ बैठ करके 2 लाख से ज़्यादा की सैलरी विड्रॉ करता है, वहीं 15,200 में बिल्कुल वैसा ही काम करने वाला एक स्टाफ मेंबर, एक टीचर, एक प्रोफेसर, या जिस तरीके का इन्होंने बोला कि आज तक तो इनको अपना नाम भी नहीं पता है कि इनका संबोधन किस तरीके से किया जाए, वो भी करता है, लेकिन उसके लिए रात सड़कों पर गुजारनी पड़ती है। जुड़े रहे हमारे साथ, अपने सहयोगी सुमन के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू हिसार।